जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेके। न्यूज़ में हम लोग देख ही लिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पार्लियामेंट से यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और ये अभी देश के अंदर पूरा लागू हो चुका है। तो इसी एक्ट को लेके, अमेंडमेंट एक्ट को लेके, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेके आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये एक्चुअल में क्या है, इससे पहले ये जो एक्ट था ये क्या था, फिर उसके बाद बिल कैसे लाया गया, उसमें क्या क्या चेंज हुआ और क्या किस चीज़ के ऊपर अभी डिबेट चल रहा है, किसको लेके आज पूरे देश भर के अंदर कुछ कुछ जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारे चीज़ को लेके आज डिटेल में इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है इसका ओरिजिनल नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, जिसका नाम है उम्मीद एक्ट। यानी ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसका ओरिजिनल नाम है उम्मीद एक्ट, जो कि पार्लियामेंट के अंदर अप्रैल महीने में, इसी साल 2025 को अप्रैल महीने में पारित हो चुका है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या, जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, उसके एक्वायर करने का जो प्रोसीडियर है उसमें ट्रांसपेरेंसी, और उसको जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से लोगों की कल्याण के, मुस्लिम समाज की कल्याण के लिए कैसे यूज़ किया जाए उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, और इंश्योर इक्विटेबल मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो इस वक्फ प्रॉपर्टी का। इसी को देखते हुए ये जो वक्फ एक्ट 1995 था उसको मॉडर्नाइज किया गया इस अमेंडमेंट के दौरान। इस अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ अमेंडमेंट 2025 को जो हुआ वो अमेंडमेंट इसी एक्ट को मॉडर्नाइज किया गया, वक्फ एक्ट 1995 को मॉडर्नाइज किया गया। अच्छा, अब हम देखेंगे ये पार्लियामेंट में जो अप्रैल 2 तारीख को 2025 को ये जो पारित हुआ, ये जो बिल एक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था वो एक्ट में बदल गया, पारित हुआ। ये 12 घंटा लॉन्ग डिबेट चला पार्लियामेंट के अंदर, और लोकसभा के अंदर 288 वोट से ये पारित हुआ, फेवर में वोट हुआ। 288 वोट इस अमेंडमेंट का फेवर में था और 232 वोट अगेंस्ट में था, और राज्यसभा में 125 वोट इसके फेवर में था और 95 वोट अगेंस्ट में था। तो जो भी है, तो फेवर में ज़्यादा वोट था लोकसभा में और राज्यसभा में, इसीलिए ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो बिल था ये पार्लियामेंट से पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन हो गया और ये एक्ट बन गया। तो अभी के टाइम में, आज के टाइम में, ये पूरे देश भर में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लागू हो चुका है। अब हम समझेंगे ये जो वक्फ, ये जो वर्ड है इसका डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअली मुस्लिम समाज में क्या है, मुस्लिम समाज में जो लोग रिच मुस्लिम है, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, ज़मीन, जायदाद है, वो लोग क्या करते थे, वो अपना ज़मीन का या तो अपने जायदाद का कुछ हिस्सा दान में दे देते हैं। दान किस लिए दान, ये दान इसलिए दिया जाता था कि मुस्लिम समाज का फ्यूचर में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कुछ हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, ताकि, या तो कब्रस्तान बनाया जाए, ये ताकि आगे जाके उनका जो दान किया हुआ जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम समाज के कल्याण के काम में यूज़ हो। इसीलिए बहुत जो लोग रिच मुस्लिम्स थे वो लोग अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या तो पूरा प्रॉपर्टी दान करते थे। जो दान करने का जो इनका जो तरीका है उसी को वक्फ बोला जाता था, और उसी दान किए हुए सारे संपत्ति को मैनेजमेंट करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया था उसी को वक्फ बोर्ड बोला जाता था। तो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड, ये वक्फ एक्ट जो है ये सबसे पहले आए कॉलोनियल एरा में, तब उसका नाम था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। बाद में 1995 में इसी एक्ट को और मॉडर्नाइज किया गया, फ्रेमवर्क चेंज किया गया, और वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने के लिए एक नया एक्ट आया, उसका नाम बना वक्फ एक्ट 1995। और अब जाके इसी वक्फ एक्ट 1995 को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज और ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है। तो ये जो वक्फ है इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों की समझ में आ गया। ये एक तरीके से रिच मुसलमान लोग जो थे, जो धनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद पैसा था, वो लोग कुछ हिस्सा दान में देते थे। इस दान करने का जो प्रोसेस है इसको वक्फ बोला जाता था। और सारे भारत के अंदर जितना भी ये ऐसे दान किए हुए जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको एक मैनेज करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था, और उसको मैनेज करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया था 1995 को। अब हम देखेंगे ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसको कैसे एक्वायर किया जाता था, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आएगा, इसको कैसे एक्वायर किया जाता था, कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड एक्वायर करेगा, किसको नहीं करेगा, इसका जो प्रोसीड्यूर था उसको दो तरीके से वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता था। दो तरीका क्या है, एक हो गया वक्फ बाय यूज़र, एक हो गया वक्फ बाय क्रिएटर। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लेते हैं पर्सन ए, पर्सन ए
और एक काम करते, पर्सन ये नहीं, यहाँ पे हम लोग मानते हैं एक इंसान, मुस्लिम इंसान, उनका नाम है अब्दुल, ठीक है। तो अब्दुल के पास मान लेते हैं 4 बीघा ज़मीन है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 बीघा में, ये पहला बीघा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, ये टोटल 4 बीघा ज़मीन अब्दुल के पास था। तो उसी के ज़मीन के पास एक छोटा सा मॉस्क था, मस्जिद था। तो अब्दुल ने क्या किया, अब्दुल ये जो ज़मीन है इसके 3 बीघा में वो अपना खेतीबाड़ी करता था, 1, 3 और 4, ये 2 नंबर जो हिस्सा है इसमें वो खाली छोड़ के रखा था। तो पास में जो मस्जिद था, इन्होंने अब्दुल के बोला कि आप ये जो खाली आपका ज़मीन है इसको हम अपने मस्जिद के काम में यूज़ करना चाहते हैं, आप दीजिए, हम यूज़ करेंगे और ज़मीन आपके पास ही रहेगा। तो अब्दुल ने क्या किया, उसका मन साफ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ज़मीन और मस्जिद वालों को यूज़ करने के लिए दिया। और बाकी 3 हिस्सों में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 हिस्से है इसमें उसका खेतीबाड़ी चल रहा था। तो वक्फ बाय यूज़र मतलब ये है, ये जो ज़मीन है, ये जो टुकड़ा अब्दुल ने मस्जिद को यूज़ करने के लिए दिया था, अगर इस ज़मीन को यूज़ करते करते बहुत साल हो गया, अब्दुल कुछ बोला नहीं कि हाँ चलिए अब मस्जिद के काम में आ रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो कुछ साल बाद तो ये मस्जिद इस ज़मीन को वक्फ के नाम पे क्लेम कर सकता था, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो टुकड़ा है, ये अब्दुल बाई रिटन डॉक्यूमेंट बना के नहीं दिया है, लेकिन ये ज़मीन बहुत दिन से ये मस्जिद वाले यूज़ कर रहे थे। तो इसके बाद क्या किया, मस्जिद वालों ने इसको वक्फ बाई यूज़र ये टैग लगा के वक्फ बोर्ड के अंदर ले सकता था, मतलब ये प्रोविज़न था। तो ये जो प्रोविज़न था, ये एक तरीके से देखा जाए सही प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि अब्दुल अपने मन से, अगर मन से दे दिया तो ठीक है, अगर मन से नहीं दिया तो ये गलत तरीके से एक्वायर कर लिया ना। तो इसी को बोला जाता था वक्फ बाय यूज़र। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको वक्फ बाय यूज़र बोला जाता है कि पीपल स्टार्ट यूजिंग ए प्रॉपर्टी लाइक ए मॉस्क और ग्रेवयार्ड फॉर डिकेड एंड इट इवेंचुअली गेट्स कंसिडर्ड वक्फ इफ नो वन ऑफिशियली डेडिकेटेड इट। तो वही मैंने बोला कि अब्दुल का जो 4 बीघा जमीन था, उसमें 1 बीघा अब्दुल ने उसको मस्जिद को दिया था यूज़ करने के लिए, वो यूज़ हो रहा था मस्जिद के काम में। होते होते क्या हुआ, बाद में मस्जिद वाले ये बोलने लगे ये जो 1 बीघा ज़मीन है ये मस्जिद का ही है, ये वक्फ के अंदर आ गया है। तब जाके अगर अब्दुल बोले कि नहीं हम नहीं देना चाहते, तब भी ये वक्फ के अंदर चला जाएगा। ये है वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट। अब आ गया वक्फ बाय क्रिएटर। वक्फ बाय क्रिएटर मतलब जो मान लीजिए अब्दुल ये जो 1 बीघा ज़मीन मस्जिद को दिया था, वो बाई रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के, दलील बना के, लिख के डॉक्यूमेंट बना के मस्जिद को दे दिया, तब ये हो गया प्रॉपरली लीगल तरीके से ट्रांसफ़र हो गया ज़मीन वक्फ के अंडर। तब जाके ये हो गया वक्फ बाय क्रिएटर। द एक्चुअल ओनर फॉर्मली डेडिकेट्स द प्रॉपर्टी एज वक्फ विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट बना के, सही तरीके से दलील बना के, पर्चा बना के, खजना दे के जब ज़मीन ट्रांसफ़र किया जाता है वक्फ बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर, तब इसको बोला जाता है वक्फ बाय क्रिएटर। तो ये जो वक्फ बाय यूज़र था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये उतना सही कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने मर्जी से खुशी से दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना ज़मीन दे रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर जो जनरेशन आएगा उसको काम के लिए शायद वो ज़मीन ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ये जब अपने मन से खुशी से दिया यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ साल बाद वो ज़मीन वक्फ के अंदर अपने आप खुद ब खुद चला जाता था। अब हम देखेंगे वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय क्रिएटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ये जो 2 तरीका है, ये जो तरीके से जब वक्फ का प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर जाता था, वक्फ बोर्ड के अंदर जाता था, तो इस 2 तरीके के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। एक तो वक्फ बाय यूज़र मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज वक्फ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म पब्लिक यूज़ इवन विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन, यानी किसी का ज़मीन हो, जायदाद हो, जो कि बहुत दिनों से रिलीजियस काम में यूज़ हो रहा है, लेकिन जिसका ज़मीन है वो फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि हमने ज़मीन दान कर दी है, ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन बहुत साल से मतलब 10, 20, 50 साल से वो ज़मीन मस्जिद की काम में या तो मुस्लिम रिलीजियस काम में यूज़ हो रहा है, तो वो ज़मीन अपने आप वक्फ के अंदर चला जाता था। तो ये है वक्फ बाय यूज़र का पहला डेफिनेशन। अब हम देखेंगे वक्फ बाय क्रिएटर। वक्फ बाय क्रिएटर मतलब डिक्लेयर्ड वक्फ, यानी जिसका ज़मीन है वो बाकायदा दलील बना के, साइन करके, अपना ज़मीन का जो पेपर्स है उसको तैयार करके, साइन करके वो वक्फ बोर्ड को वक्फ को ट्रांसफ़र कर रहा था। ये है वक्फ बाय क्रिएटर। इन दोनों का डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। अब आते हैं लीगल बेसिस। लीगल बेसिस के अंदर वक्फ बाय यूज़र मतलब कस्टमरी यूज़ स्पेशली फॉर रिलीजियस कम्युनिटी पर्पस ओवर द टाइम, यानी जो ज़मीन वक्फ बाय यूज़र होगा, यानी वो ज़मीन बहुत साल से वक्फ के मतलब रिलीजियस काम में यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से जाके किसी ज़मीन को वक्फ बाय यूज़र बोल दिया गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। ज़मीन को बहुत साल से वक्फ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, उसके बाद ही इसको वक्फ बाय यूज़र बोला जाएगा।
फिर आता है वक्फ बाय क्रिएटर, मतलब उसका लीगल बेसिस क्या है, लीगली ये ट्रांसफर होगा, लीगली एग्जीक्यूटेड बाय वाकिफ, यानी जो वक्फ मतलब दान कर रहा है उसको वाकिफ बोलते हैं। तो वक्फ क्रिएटर अंडर इस्लामिक लॉ के अनुसार जब किसी ने अपना ज़मीन जो भी एसेट है उसको वक्फ के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है बाकायदा कागजात बना के, दलील बना के, तो वो हो गया लीगल बेसिस। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये वक्फ बाय यूज़र का जो प्रॉपर्टी होते हैं उसमें नो रिटन रिकॉर्ड, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे मुंह बोल दिया कि इस ज़मीन को हम 50 साल से वक्फ के काम पे यूज़ हो रहा है तो ये वक्फ के अंदर चला गया, इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रहता है। और वक्फ बाय क्रिएटर का रिटन डेट यानी वक्फनामा, जो कि यूजुअली क्रिएटेड जो वक्फनामा होता है जिसमें लिखा रहता है कि ये ज़मीन इस इंसान का था, फिर उन्होंने अपने मौत से पहले दान कर दिया वक्फ को। ये डॉक्यूमेंटेशन रहता है वक्फ बाय क्रिएटर के अंदर। फिर होता है ओनरशिप। इसका ओनरशिप फिर भी कॉन्टेस्टेड किया जा सकता है, स्पेशली बाई हायर और थर्ड पार्टी। यानी मान लीजिए किसी का ज़मीन मान लेते हैं अब्दुल, इनका 4 बीघा ज़मीन, जो पहले भी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, इनका 4 बीघा ज़मीन वक्फ के अंडर चला गया। तो इस ज़मीन को बाद में उसका अगर मान ले 4 बेटे हैं तो वो बेटे बाद में वक्फ मतलब बोल सकता है कि कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि ये ज़मीन उन्होंने वक्फ बाय क्रिएटर यानी लिख के डॉक्यूमेंट से बना के नहीं दान किया था, बस काम हो जाए मस्जिद का इसीलिए दिया था, लेकिन अब हमें चाहिए क्योंकि इस ज़मीन की ज़रूरत हमें है। तो ये जो है वो चीज़ कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन वक्फ बाय क्रिएटर एक बार हो गया, मतलब दलील बना के अगर दे दिया तो इसका कोई ओनरशिप का कॉन्टेस्टेंट नहीं होगा। एक बार ट्रांसफ़र इस्लाम के नाम पे यानी गॉड के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया तो हो गया, लेकिन इसका फिर भी कॉन्टेस्ट हो सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है, इसका जो कॉन्टेस्ट होगा ये वक्फ बोर्ड खुद करेगा। ये मतलब ये सिविल कोर्ट में, इंडिया के अंदर जो सिविल कोर्ट्स है उसमें नहीं जा सकता है। वक्फ बोर्ड में इसका, जो कि वक्फ बोर्ड है उसके अंदर इसका ट्रायल चलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइम वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन को अपने नाम ही रख लेता है। वो जिन लोगों ने कॉन्टेस्ट किया है, मतलब जिनका ज़मीन था, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को देता नहीं है। तो ये है मे बी कॉन्टेस्टेड किया जा सकता है वक्फ बाय यूज़र का जो प्रॉपर्टी है। अब आएंगे रिकॉग्निशन इन लॉ। अलाउ अंडर वक्फ एक्ट 1995 के अंदर ये अलाउ किया गया है। और ये जो है वो ऑल वर्शंस ऑफ वक्फ लॉ, ऑल वर्शंस, जितना भी वक्फ लॉ के जितना भी वर्शन था, मतलब 1995 से पहले भी जो वर्शन था, यानी जो मुसल्लम वक्फ एक्ट 1922 था उसके बाद जो आया था बीच में, उन सभी में इसका रिकॉग्निशन था। लेकिन ये जो हिस्सा है जो अब नया अमेंडमेंट में ये क्रॉस कर दिया है, मतलब ये उठा दिया है, मतलब इसको निकाल दिया है, वक्फ बाय यूज़र, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कब आया था, ये वक्फ एक्ट 1995 में लेके आए थे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेके आया था। स्टेटस इन 1925 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें ये जो वक्फ बाय यूज़र ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को निकाल दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। उसमें बोला गया कि अगर ज़बरदस्ती ऐसे मुंह से बोल के कोई किसी का ज़मीन हड़प नहीं सकता वक्फ बोर्ड। अगर उसका ट्रांसफ़र करने का अगर कागजात है तभी वो वक्फ के पास जाएगा, वरना वो ज़मीन जो मालिक है उनके बेटों के पास यानी उसको नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा या तो सरकार के पास जाएगा। अब ये जो था वक्फ बाय क्रिएटर, ये अभी भी अमेंडमेंट के बाद भी वो जैसा था ऐसे ही वैलिड होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर कागज़ बना के, दलील बना के अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर कंट्रोवर्सी क्या है, अच्छा, ऑफर्स लीगल क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या है, वक्फ बाय क्रिएटर अगर जब होगा तब उसमें कागज़ रहता है, तो इसमें क्या होता है, लीगल जो क्लैरिटी होता है वो सामने होता है सबके। इसमें क्या आता है, डिस्प्यूट आता है, क्लेम ऑफ लैंड एंड इंक्रोचमेंट आता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना वक्फ बाय यूज़र, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ बाय यूज़र मान लेते, वक्फ बाय यूज़र हुआ एक कैरेक्टर, हम मान लेते अब्दुल। इसको थोड़ा सा समझते पहले, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा। मान लेते हैं एक इंसान है अब्दुल, इनका 4 बीघा ज़मीन था, जो हम पहले भी एग्जांपल दिए, 1 2 3 4, ये एक करके 4 बीघा ज़मीन हो गया। तो उन्होंने 1 बीघा ज़मीन पास में, उसके ज़मीन के पास में जो मस्जिद था उसके काम के लिए ऐसे ही दिया था, क्योंकि वो 3 बीघा ज़मीन के ऊपर अपना खेती बाड़ी कर रहा था। ये ज़मीन खाली पड़ा था तो उसमें उन्होंने इनको बस अपने काम निपटाने के लिए, यूज़ करने के लिए दिया था। ऐसा नहीं कि वो दे दिया था, वो बस जितना दिन ये ज़मीन का ज़रूरत ना पड़े उसको, उसने बस यूज़ करने के लिए मस्जिद को दिया था। उसके बाद अब्दुल का 4 बेटे हुए, 4 सन्स। अब अब्दुल ने चाहा कि इन चारों बेटे को 1-1 बीघा करके ज़मीन दे देना है हमें। तब जाके जब उन्होंने 4 बंदे को औलाद को अपने 1-1 करके बीघा ज़मीन देने गया, तब ये मस्जिद वाले बोलने लगे कि ये जो बीघा ज़मीन है
ये हम आपको वापस नहीं देंगे, ये अभी वक्फ का हो गया अचानक से, क्योंकि ये बहुत साल से मस्जिद यूज़ कर रहा था। लेकिन ये अब्दुल जब ये ज़मीन दिया था उसके दिमाग में ये था कि अभी ज़मीन मेरे काम में यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 बीघा ज़मीन में हम खेती कर रहा है, दूसरा बीघा अभी मस्जिद का काम में लगेगा, तो ठीक है यूज़ होना चाहिए। अगर रिलीजियस काम में यूज़ होता है तो होने दो, फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे वापस, हम हमारे जो बेटे बनेंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, उनके बीच में बांट देंगे। लेकिन जब ये होगा तब जाके ये मस्जिद वाले बोलने लगे कि ये ज़मीन हम आपको वापस नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी वक्फ का हो गया। ठीक है, ये एक दिक्कत पहले से था, ये एक सिनारियो हो गया। अभी दूसरा सिनारियो समझिए। मान लेते हैं ये अब्दुल ने क्या किया, अब्दुल के पास 4 बीघा ज़मीन था, उसमें 1 बीघा इसको यूज़ करने के लिए दिया था, लेकिन बाद में अब्दुल को लगा कि हम 4 बीघा किसी को बेच देंगे, तो अब्दुल ने किसको भेजा, इसको अजय को बेच दिया। अब अजय ने देखा कि 4 बीघा ज़मीन का कागज़ अब्दुल के पास है, तो उन्होंने खरीद लिया। तब जाके वो खरीदने के बाद जब अजय इसमें कुछ काम करने गया, तब उसको मालूम पड़ा कि ये जो ज़मीन है जो कि लीगली अब्दुल का है, लेकिन वक्फ उसमें कब्जा करके बैठा हुआ है और दे नहीं रहा है। तो अजय ने 4 बीघा ज़मीन का पैसा अब्दुल को दिया, लेकिन अब जब काम करने गया तो 1 बीघा यहाँ से निकल गया वक्फ के। अब्दुल भी इतना सोचा नहीं था, अब्दुल सोचा था कि हमारी ज़मीन है, हम अभी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो बाद में हम जब मांगेंगे वो दे देगा, हम बेच देंगे। यही सोच के अब्दुल इसको बेचा। अजय ने भी सोचा कि ठीक है, ज़मीन का कागज़ ठीक है, तो हम ले लेते हैं अब्दुल से। तो वो जब लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा ये 1 बीघा ज़मीन ये कब्जा करके वक्फ के नाम के मस्जिद वाले ने कब्जा करके बैठा हुआ है। ये हो गया, ये दूसरा सिनारियो हो गया। उसमें भी दिक्कत आ रहा था, बिना कागज़ ज़मीन वक्फ के नाम पे, तो ये भी दूसरा सिनारियो है जिसमें दिक्कत आया। अब एक और सिनारियो समझते हैं। अब वक्फ वाले ने क्या कर रहा था, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन उन्होंने यूज़ करना चालू किया, तो धीरे धीरे करके बाद में ये जो पास का ज़मीन है उसको भी, उसमें भी एनक्रोचमेंट करने लगे वो भी लेने लगे। लेने के बाद यूज़ करने के बाद वो बोलने लगे कि ये वाला ज़मीन भी वक्फ का हो गया। ऐसे करते हुए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो वक्फ लेके बैठा हुआ है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि ये वक्फ बाय यूज़र, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। आम जो मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, उनको दिक्कत हो रहा है। ये सारे चीज़ ऊपर से जो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए हर एक ज़मीन का, वो नहीं गवर्नमेंट पास नहीं रह रहा है। ये सारी चीज़ को देखते हुए ये जो वक्फ बाय यूज़र, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको गवर्नमेंट ने निकाल लिया। और सही बोलो तो ये वक्फ बाय जो यूज़र जो कॉन्सेप्ट है, इसको वक्फ बोर्ड में जो लोग गलत, मतलब ऊपर बैठे हुए हैं, जो नेता लोग हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, लोगों की ज़मीन को हड़प रहा है। और जो ज़मीन वक्फ के नाम पे है वो एक्चुअली जो आम मुस्लिम्स है, जो गरीब मुस्लिम है, उनके काम में यूज़ होना चाहिए था। लेकिन ये ज़मीन जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, रिच लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इस ज़मीन को यूज़ कर रहा है, उसमें होटल बिल्डिंग ये सब बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, और रेंट के नाम में बहुत ही कम पैसा वक्फ बोर्ड को दे रहा है, क्योंकि वो जो ज़मीन लेके बैठा हुआ है देश के अंदर, वो सारे ज़मीन को गलत तरीके से यूज़ करके खुद का फ़ायदा कर रहा है वक्फ बोर्ड वाले। तो ये सारे एलिगेशन आ रहा था। ये सारी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने लास्ट में डिसीजन लिया कि ये इसका अमेंडमेंट करेंगे इस एक्ट का, और इसको धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जो मुसल्लम वक्फ एक्ट 1922 में आया था, वो किसके टाइम पे आया था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। उसमें जो इस्लामिक चैरिटेबल जो एंडोमेंट जो भी बाई मुस्लिम, यानी मुस्लिम जो भी ज़मीन ज़्यादा दान करते थे, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए ये सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया था, वो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे। उसके बाद इसका जो की फीचर्स है, इसका जो फीचर्स था उसको थोड़ा सा जानेंगे। मतलब ये जो एक्ट है, एक्ट मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, ये जो एक्ट था, इसका मेन फीचर क्या था? पहला तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा। रिक्वायर्ड वक्फ क्रिएटर, यानी जो लोग देंगे, मतलब ज़मीन दान करेंगे वक्फ के नाम पे, वो इसको रजिस्टर करेंगे कहाँ पे? विद ए डिस्ट्रिक्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ इसको रजिस्टर करवाना है। इंश्योर दैट डिटेल्ड ऑफ द वक्फ इंक्लूडिंग द पर्पस एंड प्रॉपर्टी और लीगली रिकॉर्डेड, इसका लीगल रिकॉर्ड होगा। ये था कब? मुसलमान वक्फ एक्ट 1922 में ये सारी चीज़ था। जो दान कर रहा है वो लीगली उसको ट्रांसफ़र करके इसको वक्फ, यानी वक्फ को दे रहा है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका पर्पस क्या है, उसका लीगलिटी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सुपरविजन बाई कोर्ट गेव सिविल कोर्ट द अथॉरिटी टू ऑब्जर्व एंड इन्फोर्स वक्फ ऑब्लिगेशंस, अलाउ बेनिफिशियरीज टू स्यू फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो कोर्ट का एक दबदबा था तब। ये जो एक्ट था, इसमें कोर्ट चाहे तो जो सिविल कोर्ट है वो इन्वॉल्व हो सकता है इस वक्फ अगर वक्फ प्रॉपर्टी को लेके कोई मिसमैनेजमेंट हुआ तो कोर्ट इसके ऊपर केस करके कोर्ट में फैसला हो सकता है। ये सारी चीज़ उसमें था। फिर अकाउंटेबिलिटी टू मुतावालिस मतलब मैनेजर, जो वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेज कर रहेंगे, जो बोर्ड बनेगा वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी, जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करेगा, उसको वो अकाउंटेबल होगा। कुछ भी गलत होगा तो मिसयूज, नेग्लिजेंस, फ्रॉड जो भी होगा उसका अकाउंटेबल ये रहेंगे।
और एप्लीकेबिलिटी क्या इसमें क्या है, अप्लाइड ओनली फॉर मुस्लिम। जो भी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो मुस्लिम के कल्याण के काम में यूज़ होगा। ऐसा नहीं कोई दूसरा जाति दूसरे धर्म के काम में यूज़ होगा, ये सिर्फ मुस्लिम के कल्याण के काम में यूज़ होगा। मान लीजिए स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, फिर कब्रस्थान बनेगा, या तो कम्युनिटी सेंटर बनेंगे जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ वक्फ के नाम पे होना चाहिए था गरीब मुस्लिम के लिए। लिमिटेड इन स्कोप হচ্ছে फोकस मोड ऑन प्राइवेट वक्फ देन पब्लिक और इंस्टीट्यूशन वंस। तो इस टाइम जो था इस टाइम ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट काम में इस वक्फ प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज़ करते थे, जो कि उसमें उतना विजन नहीं था, फोकस था प्राइवेट वक्फ के ऊपर, पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के ऊपर उतना फोकस उस टाइम था नहीं। जो भी है ये हो गया इस मुसलमान वक्फ एक्ट 1922 का जो की फीचर्स है उसके ऊपर। तो इसको क्यों रिप्लेस किया गया, मतलब ये जो एक्ट था वक्फ एक्ट 1922 ये बाद में रिप्लेस हुआ 1995 में करके वक्फ एक्ट 1995 आया। तो ये रिप्लेस क्यों किया गया, एक तो नो सेंट्रलाइज्ड वक्फ बोर्ड, देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद देश के अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड वक्फ बोर्ड नहीं था। फिर लैक मैकेनिज्म फॉर लार्ज स्केल वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो भी इसके अंदर छोटा मोटा वक्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता था, लेकिन जो लार्ज स्केल वक्फ प्रॉपर्टी है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए अलग से एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, उसके लिए नया एक्ट चाहिए। फिर मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट और इन्फोर्समेंट पावर, क्या मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट और इन्फोर्समेंट पावर। तो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट और इन्फोर्समेंट पावर पहले भी कम था, और ये जब रिप्लेस होगा वक्फ एक्ट 1995 उसके बाद भी गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वक्फ प्रॉपर्टी को वो भी कम था, तो उसको भी एनहांस करना था। फिर रिपील मतलब रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वक्फ। तो ये जो एक्ट था पहले ही मुसलमान वक्फ एक्ट 1922 ये रिपील्ड हुआ कैसे, वक्फ एक्ट 1954 पे पहले रिपील्ड हुआ, फिर इसको भी चेंज किया गया लेटर उसको वक्फ एक्ट 1995 में, विच एस्टेब्लिश्ड वक्फ बोर्ड एंड बॉर्डर गवर्नेंस मैकेनिज्म। तो इसी एक्ट के साथ वक्फ बोर्ड और ब्रॉडर गवर्नेंस और मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया गया। उसके पहले क्या था, छोटा छोटा लेवल पे वाकिफ जो देता था प्रॉपर्टी देता था उसको वाकिफ बोला जाता था, और जो मैनेज करता था उसको मुतवाली और वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजर बोला जाता था, जिसको वो एक छोटे छोटे लेवल पे इसको मैनेज करते थे। तो अब वक्फ एक्ट 1995 आने के बाद सारे जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको एक जगह पे लाया गया और वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड के अंदर चला गया वो, और उस बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े नेता लोग बैठ गए मुस्लिम समाज के, और बड़े बड़े नेता लोग, फिर मुस्लिम के जो मौलाना ये सारे चीज़ होते हैं, तो ये सारे लोग इसके वक्फ बोर्ड के ऊपर माथे पे बैठ गए और एक ब्रॉडर गवर्नेंस मैकेनिज्म चालू हुआ। बाद में यही लोग करप्शन करने लगे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेके। तो अब हम देखेंगे वक्फ एक्ट 1995 जो कि अमेंड होके बना। वो क्या था, वक्फ एक्ट 1995 was a central legislation enacted by Indian Parliament to regulate and manage वक्फ properties across the country. Aimed क्या था इसका, to ensure the proper supervision, administration, development of वक्फ properties asset dedicated for religious और charitable purpose. तो एक तो ये पार्लियामेंट में इसको पास कराया गया 1995 में। इसका मेन एम क्या था, एम ये था कि जो भी वक्फ के ज़मीन होंगे, जायदाद होंगे, उसको प्रॉपर सुपरविजन किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट किया जाएगा इस प्रॉपर्टी को, और लोगों की यानी मुस्लिम समाज की कल्याण के काम में इसको यूज़ किया जाएगा इस्लामिक लॉ के अनुसार। तो इसका की फीचर क्या था, पहला की फीचर जो डेफिनेशन ऑफ वक्फ तो हम जान ही लिए। तो वक्फ इज़ परमानेंट डेडिकेटेड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस और पियर्स और चैरिटेबल पर्पस। ये तो वक्फ तो है जो कि एक बार वक्फ के अंदर चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं जाएगा, जिसका ज़मीन था उसके पास वापस नहीं गया, वो परमानेंटली इस्लाम के नाम में, अल्लाह के नाम में हो जाएगा वो। फिर वंस डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड और ट्रांसफर्ड। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो बेचा नहीं जा सकता है, गिफ्ट नहीं किया जा सकता है और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये लिखा तो है, लेकिन गलत तरीके से क्या हो रहा था, रेंट पे चला रहे थे। मान लीजिए जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो मौलाना बैठा हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो क्या करेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन को अपने नाम पे रेंट पे चला दिया, और महीने में रेंट कितना हुआ, 10 टका, ठीक है, ऐसे स्मॉल अमाउंट में अपने खुद के नाम पे रेंट पे चला दिया कि उसके परिवार के कोई जान पहचान के रेंट को दे दिया। और अब वो ज़मीन को, और जो जिसने रेंट लिया वो उस ज़मीन को यूज़ करके बिजनेस करके महीने में अरबों रुपया कमा रहा है, उसका थोड़ी सी परसेंट शायद पर्सनली इस मौलाना को दे दे, और ये मौलाना को दे देते थे, और ऐसे सिस्टम चलता गया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो इसी सारी चीज़ एलिगेशन धीरे धीरे सरकार के सामने आने लगे। तो इसमें क्या है, जो वक्फ प्रॉपर्टी कल्याण के काम में यूज़ होना था, जिसमें फ्री में स्कूल, हॉस्पिटल, दवाखाना, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारी चीज़ तैयार होना था, तो वहाँ पे क्या तैयार होने लगा, और सस्ते अपने प्रॉफिट के लिए जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, वो लोग क्या करते थे, अपने जान पहचान वाले या तो बिजनेसमैन को सस्ते में दे देते थे रेंट में, और उसी बिजनेस करके वो बिजनेसमैन उसको बाद में अपने बिजनेस का थोड़ा बहुत हिस्सा
इन लोगों को दे देते थे। गरीब मुसलमान लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर बैठे वक्फ बोर्ड के ऊपर जो लोग बैठे थे उनका फ़ायदा हो रहा था। फिर वक्फ बोर्ड बनाया गया, एस्टेब्लिश स्टेट एंड सेंट्रल वक्फ बोर्ड टू ओवरसीज एंड मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इनके ऊपर दायित्व तो क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड यूज वक्फ एसेट्स फॉर इंटेंडेड पर्पस। लेकिन इन लोग दायित्व तो ये आया कि वक्फ बोर्ड वाले इस प्रॉपर्टी को सही तरीके से मुस्लिम लोगों के कल्याण के काम में यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ थोड़ा सा गलत तरीके से हो रहा था। फिर सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे होगा, मैंडेट रेगुलर सर्वेज टू आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज। ईच स्टेट हैज़ टू मेंटेन ए वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर। हर एक स्टेट के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्टर होगा। उसमें क्या होगा, मैंडेट रेगुलर सर्वे टू आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर वक्फ। रेगुलर सर्वे होगा जिसके तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसको रेगुलरली रजिस्टर किया जाएगा, सर्वे और रजिस्टर किया जाएगा। फिर आता है मुतवाली, जो मैनेजर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ए स्पेसिफिक वक्फ प्रॉपर्टी। जो छोटे छोटे लेवल पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होंगे, मान लीजिए एक गांव के अंदर 2 लोग ने कुछ प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दिए, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, छोटे छोटे ऐसे मैनेजर रहते थे, वो लोग मैनेज करते थे। मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड अकाउंट एंड रिपोर्ट टू वक्फ बोर्ड। ये लोग छोटे लेवल के ग्रास रूट लेवल पे मैनेज करके वो वक्फ बोर्ड को भेजता था। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आ गया। फिर क्या, वक्फ ट्राइब्यूनल। अगर किसी ज़मीन को लेके डिस्प्यूट हुआ है, मान लीजिए अब्दुल का ज़मीन वक्फ ने ज़बरदस्ती ले लिया, तो वक्फ का हो गया। अब जब ये अब्दुल गया कोर्ट में केस करने के लिए, कोर्ट ने बोल दिया, सिविल कोर्ट ने बोला ये हमारे पास नहीं होगा, ये आपको जाना पड़ेगा कहाँ, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसमें सिविल कोर्ट अपना हाथ नहीं डालेगा, मतलब सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर कर दिया गया। ये बहुत ही गलत सोच था। ये भारत के अंदर ये एक गलत तरीका था, क्योंकि हर एक ज़मीन जायदाद का कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में विचार होना चाहिए उसका। लेकिन वक्फ में अंडर क्या हो गया, वक्फ ट्रिब्यूनल, मतलब जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हो वही आपके जजमेंट दे रहा है। तो ये इतना गलत तरीके से ये हुआ था, इसको भी सही करने की ज़रूरत था। तो जो इस अमेंडमेंट में किया गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये वक्फ ट्रिब्यूनल, इसमें आपका ज़मीन, मान लीजिए ये अब्दुल छोड़ दीजिए, अगर वक्फ ने बोल दिया अजय या तो आशुतोष का ज़मीन भी वक्फ का है, तो आशुतोष और अजय वो भी कहाँ जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उसको सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। फिर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, एनक्रोचमेंट जो भी होगा इलीगल और एनक्रोचमेंट अगर वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर होता है तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन प्रोटेक्शन वक्फ लैंड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा जो वक्फ लैंड की प्रोटेक्शन करेगा। फिर क्या, इनकम यूटिलाइजेशन, जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करके इनकम जनरेट होगा, इट शुड बी यूज फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सपोर्ट टू द ऑफ द नीडीज। ये आ गया, ये हो गया वक्फ एक्ट 1995 का जो भी फीचर्स था उसमें 2 ही गलत फीचर था। एक तो वक्फ ट्राइब्यूनल जो कि सिविल कोर्ट से पावर छीन के ये वक्फ ट्राइब्यूनल को दे दिया गया था। दूसरा, ये वक्फ बोर्ड वाले, इसको तो बनाया गया था तो ये अच्छे काम के लिए, लेकिन ये गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करने लगे थे। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ, इसका नीट क्या था 1995 से, ये जो पहला नीट तो हमने बोल ही दिया, इसको लेकर दिक्कत आया था। फिर करप्शन आया, फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड इंक्रोचमेंट, कॉल ऑफ जेंडर इन इंक्लूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मुस्लिम। इसमें भी दिक्कत था। इसमें भी दिक्कत ये था कि मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट है, वक्फ बोर्ड के अंदर कोई अलग से सेक्ट नहीं था, ऊपर से जो औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो ना के बराबर था। तो इसी सारी चीज़ को देखते हुए, इन कारणों की वजह से इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था। और नीड फॉर डिजिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो सबसे दिक्कत की बात है कि सेंट्रल लेवल पे वक्फ के कितना ज़मीन जायदाद है पूरा देश के अंदर, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी था नहीं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वक्फ बोर्ड के पास था। वक्फ बोर्ड कौन सी प्रॉपर्टी को छोड़ रहा है, कौन सी को रेंट पे चला रहा है, किसके ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट करके डिमांड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ सेंट्रल लेवल पे भी रिकॉर्ड नहीं था। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए ये अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। इसीलिए 2025 को अप्रैल महीने में ये अमेंडमेंट किया गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया और उसमें ये सारी दिक्कत को सॉल्व किया गया। क्योंकि वक्फ वाले बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए मुंबई के अंदर जो अंबानी जी का जो घर है उसको भी वक्फ क्लेम करता है। कलकत्ता के अंदर ईडन गार्डन्स जो क्रिकेट फील्ड है उसको क्लेम करता है। बहुत सारे जगह पे, मतलब तमिलनाडु में एक गाँव को, पूरा गाँव को क्लेम करता है वक्फ बोर्ड। तो ऐसे वक्फ बोर्ड जहाँ तहाँ अपना क्लेम ठोक देता था और उसको लेके आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। अगर आके बोल दिया कि ये सारे ज़मीन मेरा है तो वक्फ पे अंडर चला जाता था, तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट में अगर वक्फ ट्राइब्यूनल में आप जाओगे तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जो फैसला आना है वो तो इसके वक्फ बोर्ड के फेवर नहीं आएगा। तो ये सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की ज़रूरत था और ये सॉल्व हुआ इस अमेंडमेंट के साथ। तो अब हम देखेंगे 2025 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस और अमेंडमेंट किया गया, की प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट। तो पहला क्या किया गया,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी ज़मीन को वक्फ अपना क्लेम कर सकता है, तो उसमें से ओनली इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years कैन क्रिएट ए वक्फ, यानी जो मुसलमान 5 साल से ज़्यादा वक्त एज ए मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है वही अपना ज़मीन वक्फ को दे सकता है। ऐसा नहीं कि आज किसी और धर्म से थे, आज कन्वर्ट हुए, आज मुस्लिम बने तो अपना जो ज़मीन था वो आपको दे दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या होगा, कम से कम 5 साल तक उसको मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही वो अपना ज़मीन वक्फ को दे पाएगा। फिर क्या, फिर द क्रिएटर मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बीइंग डेडिकेटेड, जो प्रॉपर्टी क्रिएटर वक्फ को देगा उसका ओनरशिप उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जॉइंट ज़मीन है, मान लीजिए एक ज़मीन उसके नाम पे, उसके भाई के नाम पे, उसके बहन के नाम पे, तीनों के नाम पे है और वो जाके दे दिया अपना, ऐसा नहीं हो पाएगा। ज़मीन का जो टुकड़ा वो देना चाहता है वो उसके नाम पे होना चाहिए, जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाल दिया गया। फिर क्या, द प्रोविजन ऑफ वक्फ बाय यूजर लॉन्ग टर्म विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, जो मैंने पहले ही बोला कि जो वक्फ बाय यूज़र था, ये एक ज़मीन बहुत दिन से मस्जिद के काम में, रिलीजियस काम में यूज़ हो रहा है, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर चला गया। चाहे वो उसमें जिसका ज़मीन है वो देना, वक्फ को देना चाहे ना चाहे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो वक्फ के नाम पे वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर चला गया। तो ये जो प्रोविज़न था वक्फ बाय यूज़र, इसको इस अमेंडमेंट में निकाल दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। फिर क्या आया, जेंडर एंड सेक्टरियन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, एक तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें बोला गया मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ 2 मुस्लिम वुमेन इन सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। जितना भी स्टेट लेवल पे जितना भी वक्फ बोर्ड होगा और सेंट्रल लेवल पे जो वक्फ बोर्ड रहेगा उसमें 2 मुस्लिम महिला को उसमें मेंबरशिप दिया जाएगा, वो उस बोर्ड के अंदर 2 मुस्लिम महिला रहेंगे। ये किया गया। फिर क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस मुस्लिम सेक्ट, शिया, सुन्नी, बोड़ा, आगा खानी, ये सारे सेक्ट है मुस्लिम के अंदर भी, तो इन सारे सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस जो शिया या तो बहुत ज़्यादा तक भारत के अंदर सुन्नी मुस्लिम है तो ये अपने बस वक्फ बोर्ड बनाए, उसके अंदर सुन्नी मुस्लिम का ही ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन हो गया और बाकी मुस्लिम का जो सेक्ट है वो पीछे जो पिछड़े थे वो पिछड़ा ही रह गया। ऐसा नहीं होगा, हर एक सेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड के अंदर समान तरीके से होगा। शिया मान लीजिए, सुन्नी, बोरा, आगा खानी, ये सारे लोग उसके अंदर रहेंगे। फिर क्या, टेक्निकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हुआ, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल फॉर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट। सेंट्रल लेवल पे एक डिजिटाइज सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसके अंदर जो वक्फ के जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसका ऑडिटिंग होगा और कैसे मैनेजमेंट किया जाए उसका सारे प्रोसीड्योर उस सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा और सेंट्रल लेवल पे उसके ऊपर मॉनिटरिंग होगी। फिर क्या, लीगल रिफॉर्म क्या, अपील्स अगेंस्ट वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजंस। अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दे भी दिया जो जिसका ज़मीन है उसके खिलाफ अगर डिसीजन दे दिया, तो वो चाहे तो मान लीजिए अजय का ज़मीन है, वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को क्लेम करके वक्फ ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड का ही है, वक्फ प्रॉपर्टी है जो अजय का ज़मीन था। इसके खिलाफ पहले क्या था, जो जब वक्फ एक्ट 1995 चालू था उसमें क्या था, अजय अभी अपने ज़मीन के मामले को सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकता था क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो बोल दिया वही फाइनल है। लेकिन अब से अगर ट्राइब्यूनल ने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन सामने वालों को पसंद नहीं आया तो वो हाई कोर्ट जा सकता है 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर वो हाई कोर्ट के अंदर जाके अपना केस फाइल कर सकता है। तो हाई कोर्ट फिर डिसीजन लेगा ये प्रॉपर्टी वक्फ का है या कि जो इंसान का प्रॉपर्टी नाम पे है उसका है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज एप्लीकेबल टू वक्फ रिलेटेड लीगल एक्शन। जो कि लिमिटेशन एक्ट बनाया गया था पहले ही 1960 में, वो वक्फ रिलेटेड लीगल एक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं एडिशनल रिफॉर्म्स। जो एडिशनल रिफॉर्म जो क्या, एक तो वक्फ जो एक्ट था उसका रीनेमिंग किया गया। हम तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बोल रहे हैं 2025 का, लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम दिया गया है उम्मीद एक्ट, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। फिर क्या, स्पेशल बोर्ड बनाया गया जिसमें सेपरेट बोर्ड होंगे वक्फ फॉर बोरा और आगा खानी, जो कि 2 अलग अलग मुस्लिम के अंदर 2 अलग अलग सेक्ट है, उनके लिए अलग सेपरेट बोर्ड होंगे वक्फ के अंदर, जो पहले नहीं था। फिर हेरिटेज प्रोटेक्शन, जो भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होगा वक्फ के अंदर उसका सेफगार्ड किया जाएगा, उसको हेरिटेज साइट को, और प्रमोट सोशल वेलफेयर थ्रू वक्फ प्रॉपर्टी, सोशल वेलफेयर को वक्फ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। अब आएंगे थोड़ा सा एकदम समारी करके जिस्ट में हम देख लेंगे क्या, जो वक्फ एक्ट 1995 जो ओल्ड एक्ट था और जो नया अमेंडमेंट होकर बना उसके इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एक तो पहले का नाम था वक्फ एक्ट 1995, अब जो आया वो है उम्मीद एक्ट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट, जिसका छोटा फॉर्म है उम्मीद।
फिर आता है वक्फ क्रिएशन। क्रिएशन कैसे होगा? अलाउ वक्फ बाय यूज़र कस्टमरी यूज़ ओवर द टाइम। जो वक्फ बाय यूज़र था, जो कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे जो पहले था अब एबोलिश कर दिया गया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब मान लीजिए एक बंदा आज क्रिश्चियन था, कल कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना और कल ही अपना प्रॉपर्टी दे दिया मुस्लिम को, यानी वक्फ बोर्ड को। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बंदा आज क्रिश्चियन से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, या तो हिंदू से, या तो कोई और रिलीजन से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, तो उसको 5 साल प्रैक्टिस करना है उस मुस्लिम रिलीजन को, उसके बाद ही वो अपना प्रॉपर्टी वक्फ को दे पाएगा। फिर क्या? फिर वुमेन, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था नहीं उसमें, वो मैंडेटरी नहीं था। अगर रहना भी है और नहीं भी रहना है तो भी चलेगा तो कोई मैंडेटरी नहीं था। तो अब जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 2 मुस्लिम वुमेन वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए। फिर सेक्टेरियन रिप्रेजेंटेशन, कौन सी सेक्ट के लिए कितना लोग रहेंगे, जो कि डिफरेंस, मतलब ये जो हम सेक्ट किया, शिया, सुन्नी, बोरा, आगा खानी, ये सारे सेक्ट इसमें कोई था नहीं, तो लेकिन इसमें मैंडेटरी किया गया, हर एक सेक्ट के रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यानी वक्फ बोर्ड के अंदर शिया से भी लोग रहेंगे, सुन्नी से भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, बोरा, आगा खानी के जो लोग हैं वो भी रहेंगे। फिर क्या? वक्फ बोर्ड स्ट्रक्चर क्या था? स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड था। यहाँ पे अलग से वक्फ बोर्ड बनाया गया नए में। उसमें क्या था? उसमें क्या क्या बनाया गया? एक तो बोरा के लिए अलग से बनाया गया, फिर आगा खानी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाया गया है। ये अपना प्रॉपर्टी इसी बोर्ड में देंगे। फिर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन में क्या किया गया? पहले क्या था? बेसिक रिकॉर्ड रखा गया था। अब सेंट्रलाइज डिजिटल पोर्टल में वक्फ प्रॉपर्टी का पूरा सही तरीके से मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और सुपरविजन होगा। फिर लीगल अपील्स में क्या था? लिमिटेड स्कोप था, क्योंकि वहाँ पे वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो बोल दिया वही फुल एंड फाइनल। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट आप जा सकते हो 90 दिन के अंदर। अगर वक्फ ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो 90 दिन के अंदर। ठीक है, यानी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट का भी राय आपको पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। फिर क्या? हेरिटेज प्रोटेक्शन। उसमें हेरिटेज प्रोटेक्शन के ऊपर कोई एम्फोसाइज नहीं किया गया था, लेकिन इसमें बोला गया कि हेरिटेज प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर जो भी हेरिटेज साइट होंगे उसको हम प्रिजर्व करेंगे। उसके लिए जो भी सोशल, जो भी डेवलपमेंट, जो भी करना पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, हम लोग करेंगे। फिर क्या? सपोर्ट एंड रैशनल है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव क्या है? एम टू कर्ब करप्शन मिसमैनेजमेंट इन वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर जो भी करप्शन कर रहे थे, वक्फ बोर्ड के अंदर जो ऊपर बैठे हुए लोग जो भी करप्शन और वक्फ प्रॉपर्टी का जो मिसमैनेजमेंट करके खुद के फायदे के लिए काम करवा रहे थे वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ बंद करना है गवर्नमेंट को। फिर सीक टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी भी लाना है वक्फ बोर्ड के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती आप किसी को प्रॉपर्टी आप नहीं ले पाएंगे, उसका अकाउंटेबल आपको ठहराया जाएगा। और अगर आपकी वक्फ प्रॉपर्टी जो आपके पास है वक्फ बोर्ड के अंदर है वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, उसके लिए भी ज़मींदार आप ही हो। आप वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको उसका अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर आएंगे। फिर क्या? इंटेंट टू एम्पावर मुस्लिम वुमेन एंड इंश्योर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक तो मुस्लिम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आएंगे, और हर एक सेक्ट का, शिया, सुन्नी, बोरा, आगा खानी, सारे सेक्ट के लोग वक्फ बोर्ड के अंदर आएंगे और वो अपना प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेंगे। तो उसका रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं था, तो अब आएंगे ये सारी चीज़। अब अपोजिशन वाले, जो जब भी भारत के अंदर यही तो दिक्कत है, कोई भी गवर्नमेंट जब बुरा काम करता है तब अपोजिशन सपोर्ट करता है, जब अच्छा काम करता है तब अपोजिशन विरोध करता है। तो भारत के अंदर फिर अपोजिशन खड़े हो गया। उन लोग बोल रहे हैं कि फियर ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वक्फ प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर भी लिया तो सारे देश के अंदर सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा नहीं तो कौन करेगा? ये पहला चीज़ है। फिर कंसर्न अबाउट पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे आप किसी की ज़मीन हड़प रहे हो, उसका जो ज़मीन लेके वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, ये सारे चीज़ आप कर रहे हो। किसी का भी ज़मीन को वक्फ अपना क्लेम करके अपना बना सकता है, उसके खिलाफ बंदा कोर्ट में भी ना जाए, तो ये कैसे होगा? ये क्या, कौन सा रिलीजियस फ्रीडम है? तो ये सारी चीज़ को लेके, फालतू के चीज़ को लेकर अपोजिशन वाले खड़े हो गए इस अमेंडमेंट के ऊपर। फिर एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। ये जो नॉन मुस्लिम वाला पोर्शन है, अगर मान लो आप नॉन मुस्लिम का ज़मीन क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपके वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम बंदे को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हो, ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता। फिर मान लीजिए, अच्छा ऐसे होगा तो कोई, अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट का मेजर पॉपुलेशन अगर हिंदू होगा तो उसमें मुस्लिम IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नहीं बनना चाहिए। तो इसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो उस लॉजिक में यही खड़ा होता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादातर हिंदू है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हिंदू होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है भारत के अंदर जो एलिजिबल होगा वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। जज हिंदू मुस्लिम जो भी होगा, अगर ऐसे तरीके से हम सोचने लगेंगे तो हिंदू का केस होगा तो मुस्लिम जज नहीं होगा, हिंदू जज ही चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है। अगर मुस्लिम का केस है तो हिंदू जज भी होगा, अगर हिंदू का केस है तो मुस्लिम जज भी होगा। तो ऐसे होता है। तो जो एलिजिबल होगा वो अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम का क्या काम है? अरे भाई, नॉन मुस्लिम का ज़मीन वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन अपने बोर्ड में नहीं दे सकता।
तो ये सारे चीज़ को लेकर ऑपोजिशन लोग खड़े हो गए और क्या बोल रहे थे, वर्क बाय यूज़र अफेक्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग कम्युनिटी प्रैक्टिस। अरे वर्क बाय यूज़र, ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो एक तरीके से गलत तरीके से इसको यूज़ किया गया, देखा गया, हम लोग देखे बहुत सारे गरीबों की, जो गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी है वो वक्फ के नाम पे ले लिया गया, वो बहुत सारे हिंदू के प्रॉपर्टी और बाकी रिलीजन की भी प्रॉपर्टी ये हड़प लिया। सारे देश के अंदर ये हुआ, लेकिन फिर भी अपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है वक्फ बाय यूज़र ये अफेक्ट कर रहा है किसको, कम्युनिटी प्रैक्टिस को। जो भी है अपोजिशन वाले का जो चीज़ें है इसको लेकर अपोजिशन बैठे हुए हैं, अपोजिशन वाले ये सब बोल रहे हैं और इसको लेके अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वो पिटिशन भी देंगे और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाकी डिसीजन। लेकिन ये एक्ट अभी पास हो गया, मतलब बिल पास होकर एक्ट बन गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा जांच करेंगे, इनके अपोजिशन वाले जो भी पिटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब कंक्लूजन में आते हैं। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एम टू मॉडर्नाइजिंग वक्फ प्रॉपर्टी। जो हमने सोचा वही हुआ कि मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश किया गया वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को। फिर क्या किया गया, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी, ऑपोजिशन वॉइस रेज होना चाहिए इसमें मतलब वक्फ ऐसा होना नहीं चाहिए जो वक्फ ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन है वही फुल एंड फाइनल हो। अगर किसी को दिक्कत आया तो वो हायर कोर्ट में भी जा सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और अपोजिशन जो अपोज करना चाहते हैं वक्फ के बातों को उसका वॉइस भी रेस होगा। फिर द एक्ट इम्पैक्ट विद अनफोल्ड ओवर टाइम नेसेसिटेटिंग क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड डायलॉग अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। तो ये तो धीरे धीरे करके एक सब हर लोगों के साथ बात करके इसको समझाना भी है लोगों को। अब आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो पिटिशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें समाजवादी पार्टी है जो कि यूपी के विरोधी पार्टी है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, ये जो असदुद्दीन ओवैसी है उनका पार्टी है, ये सारे पार्टी मिलकर फिर CPI कम्युनिस्ट पार्टी, इनका भले ही 1-2 सीट हो लेकिन पिटिशन के मामले में सबसे पहले पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो इनको तो देना ही है। फिर जमात उल हिंद, इन सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल दिया। क्या पिटिशन कि ये जो एक्ट है ये मुस्लिम के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कर रहा है, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र कर रहा है, फिर इंक्लूजन नॉन मुस्लिम मेंबर कर रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटिशन फाइल किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सारे चीज़ को देखेंगे, सुनवाई करेंगे और अंत में जो पार्लियामेंट, ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट से पास हुआ कोई भी बिल को कोई भी बिना वजह सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं, इस बार भी नहीं होगा। तो ये जो एक्ट बना है, ये बिल जो एक्ट बना है ये कंटिन्यू होगा और भारत के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा ये एक्ट बना है जो आगे जाके भी कंटिन्यू होगा। और जो गरीब मुसलमान है उनको इस अभी इनिशियल टाइम में उन लोग मुसलमान इस एक्ट को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आएगा जो ये जो एक्ट बना है ये उनके फ़ायदे के लिए ही बना है। तो इसमें और एक चीज़ दिया गया, जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होंगे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के IAS ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या तो कलेक्टर होंगे, वो उसके पास पावर आएगा कि वो आपको प्रॉपर्टी जो है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा ठीक ठाक तरीके से, उसका जो एक्विजिशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ज़्यादा पावर आएंगे। तो आज का टॉपिक वक्फ के ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ था वो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।